Am I audible? लिंक पे वापस क्लिक कीजिए। स्टार्ट कर दी है क्लास विनीत जी। लिंक पे वापस क्लिक कीजिए, आप ज्वाइन कर पाओगे। आ रही है आप लोगों को आवाज? ओके मैम, डेली आपकी क्लास अटेंड करता हूँ। बहुत बढ़िया विनीत जी, डेली किया करो। ओके, आ रही है आपको आवाज? ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट करें क्लास? ठीक है। तो जो आज की क्लास है ये प्रीवियस क्लास का ही स्टार्टअप है, ठीक है। मतलब जो टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी है उसका ही वो उसके पार्ट 3 में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट जो जाके देख सकते हो, ठीक है। सेल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो 3 पार्ट्स में करवा चुकी हूँ, आज पार्ट 4 है, ठीक है। ओके, so welcome guys in Devradi पाठशाला। So today topic of discussion is technique in cell biology part 4। और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रेफरेंसेस है जहां से मैं आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आती हूँ। ये रेफरेंस बुक्स है, ठीक है। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने काफी सारी टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ ली थी। ट्रैप टेक्निक पढ़ ली थी, है ना। काफी सारी टेक्निक्स हमने पढ़ ली थी, आप लोगों को याद है तो। और हमने आइसोलेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन को भी पढ़ा था। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम कैसे आइसोलेट करते हैं, ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एसडीएस पेज कैसे रन करते हैं, है ना। कैसे नॉन आयनिक डिटर्जेंट से इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन निकालते हैं, ये सारा चीज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आइसोलेशन ऑफ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। मैम सिर्फ अपनी क्लास लेने के लिए फोन में रिचार्ज करवाया है। अच्छा जी अच्छी बात है विनीत जी, ऐसे पढ़ाई के लिए जो है काफी डेडिकेटेड हो, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करें क्लास। तो आज हम लोग जो है वो आइसोलेशन ऑफ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल प्रोटीन्स ऑफ द erythrocytes plasma membrane located on the internal surface and constitute a fibril membrane skeleton that plays a major role in determining the biconcave shape of the erythrocyte। जो बाइकॉन जो हमारा इरेथ्रोसाइट है वो कैसा शेप का होता है? बाइकॉनकेव शेप का होता है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया हुआ है। ये इस तरीके से बाइकॉन कॉनकेव शेप का, ये आपको इरेथ्रोसाइट का मेम्ब्रेन दिख रहा है, आरबीसी का मेम्ब्रेन, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, आरबीसी की सेल, ठीक है। ओके, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में मैंने आपको बताया है कितने तरीके की प्रोटीन होती है। इंट्रीगल होती है, पेरिफेरल होती है, ठीक है।
है ना, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होती है, ये सारी मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ, ठीक है। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, जो पेरिफेरी में मेम्ब्रेन के प्रेजेंट है। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इनका जो इंटरेक्शन होता है मेम्ब्रेन के साथ में वो काफी वीक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि काफी वीक होती है विद हाइड्रोफिलिक डोमेन एंड ऑफ इंट्रीगल प्रोटीन विद द मेम्ब्रेन लिपिड्स, ठीक है। यानी ये मेम्ब्रेन जो इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं उनके साथ, उनके हाइड्रोफिलिक डोमेन के साथ में भी अटैच होते हैं, और साथ ही साथ ये लिपिड्स पे भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है आपकी, ठीक है। इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होती है, जो कि पूरा क्रॉस कर रही हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों लेयर को। बाइलेयर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। इंट्रीगल कौन सी होती है, जो कि दोनों लेयर को क्रॉस करती है, वो इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गई। पेरिफेरल क्या होती है, जो पेरिफेरी में प्रेजेंट होती है, जैसे ये इतनी तक प्रेजेंट होगी, इसे हम पेरिफेरल बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं, जो हाफ, जो कि स्पैन नहीं करती है मेम्ब्रेन को, बस पेरिफेरी में प्रेजेंट होती है। हो सकता है जो इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसके भी यहाँ पे इस तरीके से ये अटैच हो सकती है इसके डोमेन से, ठीक है। और साथ ही लिपिड्स, जो भी लिपिड वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, मेम्ब्रेन में, इसके डोमेन एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो चैट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। ये इंट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, ये एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। इंट्रिंसिक का मतलब सेल के अंदर जो प्रेजेंट है, जो सेल के इनसाइड प्रेजेंट है, जो पेरिफेरल प्रोटीन, उन्हें हमने इंट्रिंसिक बोल दिया, और जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है उन्हें हमें एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन बोल दिया, ठीक है। अगर इसका हम ऑस्मोलाइसिस करेंगे, ऑस्मोलाइसिस करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सेल है वो आपकी क्या हो जाती है, इसमें से हीमोग्लोबिन आपका बाहर निकल जाता है, ऑस्मोलाइसिस से सेल ब्रस्ट हो जाती है, और जो हीमोग्लोबिन है आपका, हीमोग्लोबिन है वो बाहर आ जाता है, आउट, हीमोग्लोबिन आउट हो जाती है। और मेम्ब्रेन यहाँ पे जो है वो रीसील करती है, यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है वापस से रीसील करती है, मेम्ब्रेन रीसील दो तरीके से रीसील करती है, ठीक है। पहला तरीका क्या है मेम्ब्रेन रीसील होने का, इसे हम बोलते हैं राइट साइड आउट वेसिकल, यानी कि जैसे पहले मेम्ब्रेन थी वैसे ही, जैसे एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में बाहर की तरफ है, ठीक है। और जो इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन है, वो भी उसी पोजीशन पे है, तो इसे हम बोलते हैं राइट साइड आउट वेसिकल। इसे हम क्या बोलते हैं, राइट साइड आउट वेसिकल, यानी जैसी थी वैसी ही, ठीक है। दूसरा, मेम्ब्रेन दूसरी तरीके से भी रिसेल हो सकती है, जो बाहर का कंटेंट है वो अंदर चले जाए, और जो अंदर का कंटेंट है वो बाहर चले जाए, ठीक है। यानी जो ये आपको यहाँ पे एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन दिख रहा था, अब वो इंट्रिंसिक में आ जाएगा इस तरीके से, और जो इंट्रिंसिक था वो अब बाहर की तरफ आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आ रही है बात समझ में, इसे हम बोलेंगे इनसाइड आउट वेसिकल, ठीक है। यानी अंदर का कंटेंट जो है वो बाहर आ गया है, ठीक है, दैट इज इनसाइड आउट वेसिकल, ठीक है। ओके, तो ये बात सबको समझ में आई, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों वेसिकल्स को लेके हम इसमें क्या कर सकते हैं, सॉल्ट, अगर हमें पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए तो हम सॉल्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे NaCl यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो आपकी पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो आप सेपरेट आउट कर सको, ठीक है। टू सेपरेट, टू आइसोलेट पेरी पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, प्रोटीन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, प्लीज आस्क अगर किसी को कोई डाउट है तो यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर निकाल सकते हैं, टोटल प्रोटीन जो है वो
कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल प्रोटीन जो है वो कितना हमने लिया है वो। और यहाँ पे हमें सॉल्ट ट्रीटमेंट चाहिए, लो सॉल्ट ट्रीटमेंट इज इनफ टू आइसोलेट द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? ठीक है, अब हमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को कैसे डिसोशिएट करना है, सॉल्ट ट्रीटमेंट हमने कैसे देना है, सेम हम एग्जांपल लेंगे आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी का यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम, आरबीसी का इस तरीके से, ये आपकी नॉर्मल मेम्ब्रेन है आरबीसी की। ठीक है, नॉर्मल है। इसको आपने क्या किया, सॉल्ट ट्रीटमेंट दिया, NaCl का ट्रीटमेंट दे दिया, सॉल्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, और इससे जो है आपकी जो बाहर की प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, वो निकल गई। ठीक है, यानी ये कौन सी है, ये है एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ। और ये वाली जो है वो कौन सी है, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, जब आपने इसका ट्रीटमेंट दिया तो यहाँ पर आपका जो एक्सट्रिंसिक है वो बाहर आएगा, इंट्रिंसिक तो नहीं आ पाएगा बाहर। ठीक है, जब आप सॉल्ट ट्रीटमेंट दोगे तो इंट्रिंसिक तो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर ही रह जाएगा, लेकिन जो एक्सट्रिंसिक है वो आप आइसोलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है आपने आइसोलेट कर लिया, प्लस आपको जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो मिल गई, लेकिन आप यहाँ पे इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन को नहीं आइसोलेट कर पाए। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ये एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन। अब हमको तो अंदर वाला भी चाहिए, अंदर वाला प्रोटीन भी चाहिए, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम क्या बनाएंगे, आरबीसी का घोस्ट बनाएंगे, यानी इसको हम क्या कर देंगे, ऑस्मोटिक लाइसिस से ब्रेस्ट कर देंगे सेल, और सेल वापस से रिसील होगी दो टाइप से, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, एक तो राइट साइड आउट वेसिकल, जिसमें ऐसे ही सेम वेसिकल आपको मिलेगी, दूसरी होगी इनसाइड आउट वेसिकल, यानी अंदर का कंटेंट जो है आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अंदर का कंटेंट आपका बाहर आ जाएगा, और जो बाहर का कंटेंट है वो आपका अंदर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनसाइड आउट वेसिकल वेसिकल। ठीक है, आरबीसी घोस्ट, यहाँ पे आप आरबीसी घोस्ट बनाओगे। ठीक है, इसको फिर वापस NaCl का ट्रीटमेंट दोगे, और आपका जो एक्सट्रिंसिक, जो पहले इंट्रिंसिक प्रोटीन था वो अब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक प्रोटीन था जो पहले, अब वो एक्सट्रिंसिक हो चुका है, वो आपको मिल जाएगा, प्लस आपको इस तरीके की सेल मिल जाएगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में सबको? ठीक है, अब जब आप आइसोलेट करोगे, आपने सेल का मिक्सचर में आइसोलेट करोगे, तो आपको दोनों तरीके की प्रोटीन मिलेगी मिक्स में, एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन भी मिलेगी, इंट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन भी मिलेगी, दोनों आपको मिक्सचर में मिलेगी। तो आप इनको सेपरेट आउट कैसे करोगे, इसको सेपरेट आउट करने के लिए हमें चाहिए क्रोमेटोग्राफी मेथड। कौन सा, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी मेथड, क्रोमेटोग्राफी मेथड। ठीक है, यानी आपके पास क्या है, एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन भी है, प्लस आपके पास इंट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन भी है, दोनों मिक्स में ही आएंगे, क्योंकि जब आरबीसी की मेम्ब्रेन रीसील करेगी तो दोनों तरीके से करेगी, राइट साइड आउट वेसिकल भी, इनसाइड आउट वेसिकल भी, जिसमें कि आपको दोनों तरीके के प्रोटीन मिलेंगे, और ये इनका मिक्सअप हो जाएगा। तो अब एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं इन दोनों प्रोटीन को, तो जो मैंने आपको एक बार बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, वो हमेशा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आरबीसी के मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, ये आपको जो ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर यूनिट है। तो ये हमेशा क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, जो कार्बोहाइड्रेट लेयर होती है वो हमेशा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, कभी भी इंट्रिंसिक प्रोटीन में ये प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ऑलवेज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में प्रेजेंट होंगे। तो एक कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। प्रोटीन क्या नाम है उसका, जो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करता है, दैट इज लैक्टिन। लैक्टिन, ठीक है, लैक्टिन उसका नाम है। ठीक है, लैक्टिन से हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे।
तो अब अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी लगा ली है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है। यहाँ पर आपने क्या लगा लिया है, लेक्टिन्स लगा लिए हैं, ठीक है, और यहाँ से आपने अपना कंटेंट डाल दिया है जो कि मिक्सचर है एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन और इंट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो इंट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन होंगे वो पहले आ जाएंगे बाहर, ठीक है, इंट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन कम आउट फर्स्ट, ठीक है, ये पहले ही बाहर आ जाएंगे। और जो इंट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन है, सॉरी, इंट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन जो है आपका पहले बाहर आ जाएगा, और जो एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन है वो बाद में बाहर आएगा, ठीक है, एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन कम लेटर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, दैट इज लैक्टिन। ये यहाँ पे किसकी लेयर है, लैक्टिन की। तो लैक्टिन से क्या कर जाएगा, एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन बाइंड कर जाएगा, ठीक है, जिससे कि जो है इसको इल्यूट आउट होने में देर हो जाएगी, जबकि इंट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो सीधे सीधे आ जाएगा, क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट जो है कभी भी इंट्रिंसिक प्रोटीन से प्रेजेंट नहीं होता है, हमेशा कितना होगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से प्रेजेंट होगा, ठीक है। आई है बात समझ में सबको। स्क्रीन बड़ी कर दो, स्क्रीन बड़ी नहीं है क्या, बड़ी तो है स्क्रीन, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, दिख रहा है सभी को, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कोटेड होते हैं शुगर के साथ में, जो कार्बोहाइड्रेट लेयर होती है ओलिगोसेक्राइड साइड चेन्स में अटैच इन द मेम्ब्रेन ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड मतलब जिन लिपिड्स के साथ में ये कार्बोहाइड्रेट अटैच है, या और ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब जिन प्रोटीन्स के साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच है, end of the polysaccharide chains on the membrane of proteoglycans, as shown in the glycoproteins that have been secreted by the cell and then absorbed back into the surface to contribute, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हमेशा जो कार्बोहाइड्रेट की लेयर होगी वो आउटसाइड यानी एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में ही प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जिससे कि हम इल्यूट आउट कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है, ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं डाउट किसी को, यहाँ तक समझ में आया तो हम क्वेश्चंस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, समझ में आया, करें स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना आपको आता है, ठीक है, टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये लो पहला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करो और आंसर दो, चलो। आंसर दो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर दो।
अच्छा मैम, एक बार दोबारा बताना, कौन सा बताना है दोबारा? इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, जल्दी करो। हो रहा है सॉल्व? किसी के भी आंसर्स नहीं आ रहे हैं? चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ सॉल्व, ठीक है? आप लोग कर लेना अपने एंड से। ओके। क्वेश्चन क्या है? ये सी एस आर नेट 2019 दिसंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आपका? To investigate the dynamic nature of two unrelated centrosomes localized GFP tagged protein GEPA-GEPB, ठीक है? The team of scientists conducted fluorescence recovery after photobleaching यानी PrEP. PrEP एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है? The PrEP profile of these two proteins given below. आपको यहाँ पे दो फ्लोरोसेंटली टैग्ड प्रोटीन यानी जीएफपी टैग्ड प्रोटीन जो है आपको दी गई है, ठीक है? जीएफपी ए और जीएफपी बी दो प्रोटीन यहाँ पे दी गई है और इनका जो है वो PrEP एक्सपेरिमेंट इन पे करा गया है, ठीक है? फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटोब्लीचिंग। अब आपको बताना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द फ्रैप एनालिसिस वर मेड। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन स्टेटमेंट्स ऑफ द जीईपीए एंड जीएफपीबी आर करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, ठीक है? तो करेक्ट कौन सी है स्टेटमेंट? सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पहला पहला ऑप्शन है जीएफपीबी शोज फास्टर एक्सचेंज रेट देन जीएफपीए, ठीक है? जो एक्सचेंज रेट है जीएफपीबी में वो ज्यादा है कंपेयर टू जीएफपीए। यहाँ पे बिल्कुल सही है। पहले यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे लेजर बीम जाता है, लेजर बीम, और यहाँ पर क्या हो जाती है, ब्लीच हो जाती है। जब हम जब वापस रिकवरी होती है तो जो जब जितनी ज्यादा रिकवरी होगी वो उतना ज्यादा फास्ट एक्सचेंज रेट उस प्रोटीन में होगा, जिसकी कम रिकवरी होगी उसमें उतना कम होगा, ठीक है? तो जीएफपी शो फास्टर एक्सचेंज रेट देन जीएफपीए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बी वाला है जीएफपीए शो फास्टर एक्सचेंज रेट। नहीं, जीएफपीए फास्टर नहीं दिखा रहा है, जीएफपीए जो है स्लो दिखा रहा है एज कंपेयर टू जीएफपीबी। तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है? ए आपका सही है, बी आपका रॉन्ग है। तो ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है और बी रॉन्ग है। यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। अब आपके 1 और 2 में से कोई एक सही होगा। नेक्स्ट है GFPA has more immobile fractions than GFPB. GFPA का ज्यादा इमोबाइल फ्रैक्शन है एज कम्पेयर टू GFPB, ठीक है? ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है GFPB हैज मोर इमोबाइलाइज। नहीं, ये उसकी का रिवर्स स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसका इतना स्पेस जो है वो GFPA का इमोबाइल है, इतना स्पेस जो है इसका इमोबाइल है, जबकि GFPB का क्या है, बस इतना स्पेस इमोबाइल है। तो बड़ा कौन सा स्पेस है, ये वाला स्पेस बड़ा है, तो GFPA का ज्यादा ही मोबाइल फेज है और एज कंपेयर टू GFP बी, ठीक है?
तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, ए एंड सी, यानी फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ई मोबाइल फेज कितना है, ये इतना 50% ई मोबाइल फेज, 50% मोबाइल फेज। जहां तक ब्लीच होता है वहां से हम काउंट करते हैं कितना आपका प्रोटीन जो है वो रिकवरी हो रही है। जितनी ज्यादा रिकवरी होगी उतना ज्यादा मोबाइल प्रोटीन होगा, जितनी कम रिकवरी होगी उतना ज्यादा ई मोबाइल होगा। जैसे यहाँ पर भी दे रखा है, ये वाला प्रोटीन जो है, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया था, ये ए फॉर एग्जाम्पल, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा मोबाइल कौन सा है, ए है। ठीक है, इसका ई मोबाइल फ्रैक्शन क्या है, सबसे ज्यादा कम है, और इसका उससे ज्यादा है बी का, और इसका ज्यादा सी है। ठीक है, बस वही क्वेश्चन है, कंसेप्ट सेम है, बस आपको क्वेश्चन जो है वो घुमा के पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर 1। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे सॉल्व करो। समझ में आया लास्ट क्वेश्चन? चलो इसे सॉल्व करो। चलो मैं करती हूँ इसे सॉल्व। ठीक है, आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके या फिर बाद में, अगर जो लोग ऑनलाइन नहीं है वो लोग बाद में कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट वेयर दे आर्टिफिशियली फ्यूज्ड माउस सेल विद द मंकी सेल। यहाँ पे क्या किया है, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है जहाँ पे उन्होंने माउस सेल और मंकी सेल को फ्यूज किया है। हम लोगों ने पढ़ा है एक्सपेरिमेंट, हमने क्या किया है, माउस सेल के साथ में ह्यूमन सेल को फ्यूज किया है। ठीक है, द रिजल्टिंग fused cells were labeled with the fluorescently tagged antibodies against the mouse and monkey surface receptor proteins X and Y respectively. At the time 0 minute, just after fusion event, two receptors were confined to their own half in the heterokaryon. However, such surface receptor X and Y intermixed on the cell surface after 60 minutes तक वो इंटरमिक्स हो गए, यानी आफ्टर 60 मिनट देखा तो आपको क्या मिले, वो दोनों प्रोटीन जो है एक्स एंड वाई, जो कि आपने एक माउस का लिया था और एक मंकी का लिया था, पहले आपने उन्हें सेपरेट किया। फ्यूजन में क्या होता है, पहले अलग अलग होता है, फिर उसके बाद वो मिक्सअप हो जाता है। तो आपको पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आपको आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट बताना है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, परफॉर्म नहीं मतलब बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, माउस सेल था और ह्यूमन सेल था, दोनों के फ्लोरोसेंटली टैग्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हमने क्या किया, फ्यूज किया। जब फ्यूज किया एक हाइब्रिड सेल बनाया, तो दोनों के प्रोटीन पहले क्या थे, अलग अलग थे एट टाइम 0। जिस टाइम पे आपने फ्यूजन किया उस टाइम पे जो है दोनों प्रोटीन अलग अलग थे। ठीक है, उसके बाद आपने इंक्यूबेट किया 37 डिग्री के लिए, और आफ्टर 40 मिनट्स या आफ्टर 60 मिनट आपने देखा तो दोनों प्रोटीन जो है वो मिक्सअप हो गए। ठीक है, अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट आपका है, द प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म आर इन डायनामिक स्टेज। जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में है वो क्या है, डायनामिक स्टेज है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हम मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, नॉट साइटोप्लाज्म की। हम यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, द प्रोटीन ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस आर इन द डायनेमिक स्टेज। जो मोर करेक्ट आंसर आपका होगा वो ये वाला होगा कि जो प्रोटीन है मेम्ब्रेन सरफेस पे वो डायनेमिक स्टेज में है, यानी डुअल स्टेज में है। ठीक है, मूविंग स्टेज में है, डायनेमिक स्टेज में। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सरफेस मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्सचेंज विद द साइटोसोलिक प्रोटीन, नहीं ये नहीं होगा। एंड मेम्ब्रेन सरफेस प्रोटीन आर स्टैटिक, स्टैटिक होता तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे ये मोबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का एक्सपेरिमेंट है, नॉट साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का। ठीक है, ओके, तो आपका सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेटरल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन कैन फॉलो एंड डिफ्यूजन रेट इज कैलकुलेटेड बाय। ठीक है, तो जो लेटरल डिफ्यूजन होता है प्रोटीन के मेम्ब्रेन में, ठीक है, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोटीन में इन मेम्ब्रेन, एंड कैन फॉलोड बाय डिफ्यूजन रेट कैलकुलेटेड बाय, कैसे करते हैं, तो हम उसे ट्रैप टेक्निक से करते हैं, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी को डाउट आएगा तो पूछ लेना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबलिंग ऑफ मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन of any integral membrane protein is given plasma membrane vesicle without disrupting the structure is successfully carried out by, ठीक है। तो जो लेबलिंग है मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन की ऑफ एनी इंटीग्रल, जो भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है उनकी जो लेबलिंग है मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन की, मेम्ब्रेन प्रोटीन ने गिवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसिकल विदाउट डिस्टर्बिंग स्ट्रक्चर इस सक्सेसफुली, बिना स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए हम कैसे कैसे उसे कैरिड आउट कर सकते हैं। इम्यूनोकेमिकल मेथड नो, मेटाबॉलिक लेबलिंग, रेडियो आइसोटोप नो, हाइड्रोफोबिक फोटो एफिनिटी लेबलिंग, ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोफोबिक फोटो एफिनिटी लेबलिंग। लिमिटेड प्रोटियोलिटिक फॉलोड बाय मेटाबॉलिक लेबलिंग, ये भी नहीं होगा। अब हाइड्रोफोबिक फोटो एफिनिटी लेबलिंग क्या होती है, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है। जो फोटो एफिनिटी लेबलिंग होती है इज अ कीमोप्रोटियोमिक्स टेक्निक यूज्ड टू अटैच लेबल्स टू द एक्टिव साइड ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स स्पेशली प्रोटीन्स। प्रोटीन्स पे ये टैग लगाया जाता है, ठीक है, उनके स्पेसिफिक साइट्स पे हम क्या करते हैं, टैग्स लगाते हैं, लेबल लगाते हैं। द लेबल अटैच टू द मॉलिक्यूल्स लूजली एंड द रिवर्सिबली एंड हैज एन inactive sites which can be converted using photolysis into a highly reactive form, which causes the label to bind more permanently to the large molecule via a covalent bond. This technique was first described in 1970 में, ये टेक्निक सबसे पहले जो है वो डिस्क्राइब की गई थी, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गई होगी, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है CSIR नेट 2017 जून में। A membrane associated protein is composed of 7 alpha helix. Within each helix have 19 hydrophobic residues, ठीक है। एक मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन है जिसके पास 7 अल्फा हेलिक्सेस हैं और ईच हेलिक्सेस में 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज हैं। 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज का मतलब क्या हो गया कि मिनिमम आपको 19 to 20 रेसिड्यू चाहिए टू स्पैन अ मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको पहले बताया है, मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन के लिए मिनिमम 19 चाहिए होते हैं। ओके, नेहा को क्लियर है, ठीक है। तो 19 आपको रेसिड्यूज चाहिए होता है। तो अगर इसके पास 7 अल्फा हेलिक्सेस है और उन 7 अल्फा हेलिक्सेस में 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज है, तो ऑब्वियसली बात है ये इजीली जो है प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा होगा। कितने टाइम्स कर रहा होगा, 7 टाइम्स कर रहा होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 टाइम्स ये क्या कर रहा होगा, मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा होगा। इतना हम इस स्टेटमेंट से समझ गए हैं, ठीक है। इजी है, 19 हाइड्रोफोबिक मिनिमम रेसिड्यू रिक्वायर होता है टू स्पैन एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके बाद 7 है, ईच 7, हर एक 7 में क्या है, 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू है, तो यानी कि 7 बार जो है ये मेम्ब्रेन को स्पैन करती है। वाइल ट्रीटिंग द मेम्ब्रेन विद ऑल काइंड ऑफ प्रोटीजेस, हमने हर काइंड ऑफ प्रोटीजेस से इसे ट्रीट किया। अ मेजर पोर्शन ऑफ द प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट, जो मेजर पोर्शन है प्रोटीन का वो उसी में इंटैक्ट है, वो रिमूव नहीं हुआ, वो ट्रीट नहीं हुआ। Treatment with high salt till 1.5 ml molar NaCl and buffer with pH 5 fail to dissociate this protein from the membrane. आपने उसे हाई सॉल्ट ट्रीटमेंट भी दिया तो भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। यानी अगर आप हाई सॉल्ट देते हो यानी ये क्या है, इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तभी ये क्या नहीं हुआ है, डिसोशिएट नहीं हुआ है। अगर ये पेरिफेरल होता तो ये इजीली डिसोशिएट हो जाता है एट लो सॉल्ट कंसंट्रेशन आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेचर एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द प्रोटीन मेम्ब्रेन। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो नेचर ओरिएंटेशन बताना है मेम्ब्रेन प्रोटीन का। सबसे पहला ऑप्शन है आपका पेरिफेरल ग्लाइकोप्रोटीन। ये पेरिफेरल तो बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको अभी बताया है कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं उनके आइसोलेशन के लिए हमें लो सॉल्ट जो कंसंट्रेशन है वो इनफ होता है टू डिसोशिएट द मेम्ब्रेन, उनको मेम्ब्रेन से अलग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है विथ 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन। बिल्कुल सही बात है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो हमने इतने से स्टेटमेंट से हमने कंक्लूजन निकाल लिया था कि ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है और 7 टाइम्स ये स्पैन कर रही है रीजन को, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिफेरल, तो ये है ही नहीं बिल्कुल भी पेरिफेरल लिखा हुआ है, यहाँ पे पेरिफेरल लिखा हुआ है। तो ये कितना इजी ऑप्शन है, अगर आपको इतना पता होता कि ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है तब भी आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। Phosphatidylserine Phosphatidylserine is mostly located in the inner bilayer of the plasma membrane of red blood cells RBC। ठीक है, जो phosphatidylserine होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, you have to prove the fact that जो phosphatidylserine है by an experiment you provided with the pH specific lytic enzyme and other reagent। Identify the correct sequence of experiment to carried out to settle this issue। आपको क्या करना है? आइसोलेट करना है फॉस्फोडिलिसरीन को। फॉस्फोडिलिसरीन क्या है? एक पेरिफेरल प्रोटीन है। ठीक है, तो इसको आपको मेम्ब्रेन से निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट टू कैरी आउट टू सेटल दिस इश्यू। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप आरबीसी की मेम्ब्रेन लोगे। ठीक है, उसके बाद इनसाइड आउट वेसाइकल लोगे। ठीक है, फिर पीएससी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी नहीं, जो आपका फॉस्फेटिडिल है वो इनर लेयर बाई लेयर में है, तो हमें इनसाइड आउट वेसाइकल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, जो आरबीसी है सेकंड ऑप्शन है। राइट साइड आउट वेसाइकल हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे इनसाइड आउट वेसाइकल की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आरबीसी पीएससी फॉस्फेटिडिल लेंगे, इनसाइड आउट वेसाइकल लेंगे, टीएलसी करेंगे नहीं। नेक्स्ट है आरबीसी, आरबीसी की मेम्ब्रेन हम लेंगे। पीएससी यानी यहाँ पे क्या है, जो हमारा स्पेसिफिक पीएस स्पेसिफिक लाइटिक एंजाइम है उसे हम ले लेंगे और उसके बाद हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से परफॉर्म करेंगे और इनसाइड आउट वेसाइकल को नहीं नहीं, यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो ये आरबीसी का जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो अंदर की साइड है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये अंदर की साइड है, तो हमें पहले इनसाइड आउट वेसाइकल की लिया और उसमें हमने एंजाइम एंजाइम से ट्रीट किया, उसे स्पेसिफिक लाइटिक एंजाइम से ट्रीट किया, हमने एंजाइम से ट्रीट किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? इनसाइड आउट वेसाइकल ली, यानी आरबीसी घोस्ट लिया जो कि इनसाइड आउट वेसाइकल है, जो कि इस अंदर वाली प्रोटीन को कहाँ कर देगी? बाहर को कर देगी। ठीक है, और फिर हमने टीएलसी चलाया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी चलाया, जिससे कि हम जो है वो इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन सॉरी एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन और इंट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 4 नहीं है, यहाँ पे आंसर जो है वो 3 है। यहाँ पे 3 आंसर होगा सही। ठीक है, ओके, किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो रिसेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, सीएसआई नेट 2023 जून में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इजी है, आप लोग कर लोगे, ट्राई करोगे तो। The hemolysis of a red blood cell takes place when they are suspended in which one of the following solution? हमें hemolysis करना है रेड ब्लड सेल्स का, तो वो किस सोल्यूशन में जो है कितना परसेंट हम NaCl लें कि जिसमें कि वो क्या हो जाए? hemolysis हो जाए। कैसे कितना लेंगे हम बताइए? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर आपको हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशंस पता है तो। ठीक है, जो आरबीसी की सेल होती है, यानी जो ब्लड में जो ब्लड का कंसंट्रेशन होता है आयरन का, वो होता है 0.9% के अराउंड NaCl होता है। ठीक है, यानी इतना कंसंट्रेशन होता है। अगर आप आरबीसी की मेम्ब्रेन ले रहे हो और 0.9% से कम कंसंट्रेशन में अगर आप सॉल्ट ले रहे हो, जैसे 0.5% आप अगर सॉल्ट ले रहे हो, तो ये इसके लिए कैसा सोल्यूशन हो जाएगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? यहाँ पे कंसेंट्रेशन कम रहती है सॉल्ट की और यहाँ पे ज्यादा रहती है, जिससे कि जो वाटर का मूवमेंट होगा वो कहाँ से होगा? कम से ज्यादा की तरफ होगा वाटर का मूवमेंट। ठीक है, हमेशा क्या होता है? लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के से हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में वाटर मूव करता है, वाटर अंदर जाएगा, आरबीसी जो है वो फूल जाएगी और ब्रस्ट हो जाएगी, जिससे कि क्या हो जाएगा? हिमोलाइसिस हो जाएगा। अगर आप 0.9% आरबीसी को अगर आप 0.9% का सोल्यूशन देते हो, तो ये इसे
ये आइसोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये? आइसोटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पे कोई भी सॉल्ट का मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा केस है, अगर आप 0.9% से ज्यादा लेते हो आरबीसी का, 0.9% से ज्यादा लेते हैं, मोर देन ग्रेटर देन 0.9% से आप NaCl का कंसेंट्रेशन लेते हो, तो ये कैसा सोल्यूशन हो जाएगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसमें क्या होगा? सेल श्रिंकेज हो जाएगा। सेल श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर का मूवमेंट कहाँ से होगा? अंदर से बाहर की तरफ होगा। सेल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हिमोलाइसिस होगा वो किस केस में होगा? ओनली 0.5% ऑफ NaCl में ही होगा। बाकियों में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बाकी सारे हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ये इसके लिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो इस पे हमारा जो है रेड ब्लड सेल्स का जो है वो हिमोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने, जिसको समझ में नहीं आया है वो यहाँ से भी पढ़ सकता है क्या होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या क्या होते हैं, ये सब आप पढ़ सकते हो। तो आंसर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी CSIR नेट 2024 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया है, रिसेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका? सेल लाइसेट इन 1% TX100 was purified over affinity column to isolate a complex with the certain enzyme activity। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी बातें लिख दी तो हम छोड़ देते हैं कि नहीं ये बहुत ही टफ क्वेश्चन होगा, बट जबकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इसका क्वेश्चन सुनोगे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये आप, अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता तो भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। द प्यूरिफाइड enzyme complex was separated on a 10 to 50% continuous sucrose gradient show below। The shown below are the UV spectra using an absorbance filter of 280 नैनोमीटर और 260 नैनोमीटर। आपको यहाँ पे जो है दो स्पेक्ट्रा एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा मिले हैं 280 नैनोमीटर के और 260 नैनोमीटर के। आपको क्या बताना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड जनरेट द स्पेक्ट्रा शोन अबव। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो कि ये वाले स्पेक्ट्रा जनरेट करते हैं? ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो 280 नैनोमीटर वाला स्पेक्ट्रा है वो कौन जनरेट करता है? यहाँ पे दे रखा है फिगर में भी आपको। 280 नैनोमीटर में मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कौन दिखाते हैं? प्रोटीन्स आपके मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दिखाते हैं। तो यहाँ पे सब में प्रोटीन है सारे ऑप्शंस में। नेक्स्ट है 260 नैनोमीटर। 260 नैनोमीटर में कौन सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस दिखाते हैं? आपके RNA एंड या DNA। ये दोनों आपके जो है मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दिखाते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स में भी एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट होती है, प्रोटीन में भी। ठीक है। और DNA RNA में भी एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट होती है। और प्रोटीन में आपको पता है ट्रिप्टोफैन हो गया, ये सब क्या है? एरोमेटिक प्रोटीन है, जिनकी वजह से ये 280 नैनोमीटर पे स्पेक्ट्रा जाता है और इसका जो है 260 नैनोमीटर पे जाता है। तो यानी कि पहला तो प्रोटीन हो गया और दूसरा ना तो लिपिड हो सकता, ना कोलेस्ट्रॉल, ना प्रोटीन। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? RNA, प्रोटीन एंड RNA। तो आपको सिर्फ इतना बताना था कि किसका मैक्सिमम स्पेक्ट्रा होता है, प्रोटीन का किसमें मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कौन से स्पेक्ट्रा में होता है और RNA का कौन से स्पेक्ट्रा में होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है। तो सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गिवन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं जितने भी लिपिड्स हैं, जैसे स्पिंगोलिपिड्स हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये जो है मेजर जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी पे। जबकि जो आपके मोनोमेरिक जी प्रोटीन है या पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये डायरेक्टली कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी पे। मेजरली जो इम्पैक्ट डालते हैं वो यही तीनों डालते हैं। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बात समझ में सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। ओके। ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो तीसरा जो है वो करेक्ट हो गया। तो आज हम लोगों ने जो है टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी के PYQs हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है। तो आप लोग भी अच्छे से पहले पुराने वाले लेक्चर्स रिवाइज कर लेना, फिर इसके PYQ सॉल्व कर लेना। ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्लास हम फिर से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास। ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो आप बता देना।